हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में कंपैरिजन कर रहे हैं भारत और जापान की रेलवेज के बीच में। काफी समय हो गया था भारत की रेलवेज को किसी और कंट्री की रेलवेज से कंपेयर किए हुए, इसीलिए आज की वीडियो में फास्टेस्ट ट्रेन से लेके फ्यूचर में आने वाली ट्रेन तक सबका कंपैरिजन करेंगे भारत और जापान के बीच में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो जापान रेलवेज के मामले में आज एक काफी इंपॉर्टेंट सेंटर माना जाता है दुनिया का। बात है 1872 की, जब सबसे पहले ट्रेन जापान में चलाई गई थी। वहीं इंडिया में कब शुरू हुई थी आपको पता होगा, ब्रिटिश राज के समय 1853 के अंदर। लेकिन आज के समय लगभग 150 साल बाद सिचुएशंस दोनों ही कंट्रीज में बहुत अलग हो चुकी हैं। यानी आज शायद भारत और जापान की रेलवेज का कंपैरिजन बिल्कुल कट टू कट तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी शुरुआत करते हैं फास्टेस्ट ट्रेन से। इंडिया में गतिमान एक्सप्रेस हमारी सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। लगभग 160 यानी 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये ट्रैक्स पर दौड़ती है। ट्रेन 18 या वंदे भारत एक्सप्रेस जिसको बोलते हैं, वो इससे ज्यादा तेज यानी 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी जा सकती है, लेकिन ट्रैक्स में उसको कभी उस रफ्तार से चलाया नहीं जाता। यानी दुनिया के लेवल पे देखा जाए तो कोई हाई स्पीड रेल हमारे पास आज भी ऑपरेशनल नहीं है। जबकि जापान की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन एक है, लेकिन ये अभी भी कमर्शियली ऑपरेशनल नहीं है। इसका नाम है शो शिंकानसेन या L0 सीरीज की मैग्लेव ट्रेन। इसने अपने टेस्ट के दौरान 600 किलोमीटर यानी 600 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार को क्रॉस किया हुआ है, और इसका एक सेक्शन अभी इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, जहां ये एवरेज 505 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी। तो फिर ऑपरेशनल कौन सी फास्टेस्ट ट्रेन हैं जापान में? बुलेट ट्रेन, जिनको शिंकानसेन बोला जाता है। जापान में लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलती हैं, और जापान टाइम के साथ अपनी बुलेट ट्रेन को इंप्रूव करता रहा है। 1960s के समय में जब इसको बिल्कुल शुरू किया गया था, उसके मुकाबले आज बुलेट ट्रेन काफी बदल गई हैं, न सिर्फ डिजाइन और टेक्नोलॉजी बल्कि स्पीड के मामले में भी। और इसीलिए इस वक्त भी अल्फा एक्स नाम की एक बुलेट ट्रेन पर जापान टेस्टिंग कर रहा है। 2019 में सबसे पहले जापान ने इस ट्रेन को अनवील किया था, जो कि 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक जा सकती है। यानी फास्टेस्ट ट्रेन के मुकाबले में तो हम लोग जापान का मुकाबला नहीं कर सकते। शायद हमारी बुलेट ट्रेन जब बनकर तैयार हो जाए तो थोड़ा बहुत हम लोग उनसे कम्पीट कर सके। लेकिन हाँ, एक चीज में हम जरूर थोड़ा सा कम्पीट कर सकते हैं, और वो क्या है? शायद रेलवेज फैसिलिटी की टेक्नोलॉजी। यानी रेलवेज को इस्तेमाल करने वाले लोगों को रेलवे कितनी अच्छी और टेक्नोलॉजी की मदद से कितनी आसानी से फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर रहा है। इंडिया में भी आज के समय टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा इस्तेमाल किया जा रहा है रेलवेज में। फिर चाहे वो टिकट बुकिंग के लिए हो, रेलवेज के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी हो, रेलवेज की वेबसाइट पे लगभग हर चीज आपको अवेलेबल मिलती है। लेकिन यहाँ पर इंडियन रेलवेज में फायदा ये है कि इंडिया के अंदर टिकट प्राइस जापान के मुकाबले बहुत सस्ता होता है। ये समझ लो कि जितना पैसा आप दे रहे हो एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, इंडिया में डिस्टेंस के हिसाब से सेम डिस्टेंस के लिए आपको जापान में 12 से 15 गुना तक ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, वहाँ हाई स्पीड ट्रेन की वजह से सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में आपका टाइम जरूर बचेगा। और यहाँ पर मैंने अभी तक एक चीज नहीं बताई है, वो ये कि इंडिया में जैसे आपको धीरे धीरे प्राइवेट प्लेयर्स यानी कंपनीज इंडियन रेलवेज में धीरे धीरे आते दिख रहे हैं, अब जाकर के ये सेम काम 1987 में जापान में भी। आप अगर आज जापान की रेलवेज के बारे में देखोगे या कहीं पढ़ोगे तो आपको नॉर्मल जापान रेलवे बस इतना लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बल्कि कई सारे कंपनीज के नाम मिलेंगे, जैसे होकाइडो रेलवे कंपनी, ईस्ट जापान रेलवे कंपनी, सेंट्रल जापान रेलवे कंपनी, शिकोकू रेलवे कंपनी। इस तरह से जैसे हमारे इंडियन रेलवेज में है ईस्टर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे। लेकिन जापान के सारी कंपनीज एक ग्रुप JR ग्रुप यानी कि जापान रेलवेज ग्रुप के अंडर में काम करती हैं, और इस ग्रुप ने 1987 में जापान की गवर्नमेंट ओन्ड जापानीज नेशनल रेलवे से उनके लगभग सारे एसेट्स और ऑपरेशंस को एक्वायर कर लिया था। और आज के समय में यही लोग अलग अलग रूट्स पर पूरे जापान में
JR होकाइडो, JR ईस्ट, JR सेंट्रल, इस तरह से रीजन्स को डिवाइड करके अपने ऑपरेशंस चलाते हैं। यानी जैसे होकाइडो रेलवे कंपनी है तो उनका काम सिर्फ उसी रीजन तक लिमिटेड है और वो उसी रीजन में अपना बेस्ट काम करते हैं। चलिए अभी आपको टिकट फैसिलिटीज, उनके प्राइस, इन सब के बारे में तो बता दिया, थोड़ा बहुत ट्रेन फैसिलिटीज के बारे में भी बताता हूँ। तो सबसे पहले डिफरेंस की बात करें जो आपको देखने को मिलेगा जापान और इंडियन रेलवेज की ट्रेन में, वो होंगी बोगियां, क्योंकि जापान की पैसेंजर ट्रेन मैक्सिमम इंजन लेस ट्रेन होती हैं। यानी पैसेंजर ट्रेन के लिए खासकर जापान में आपको लोकोमोटिव ट्रेन में नहीं दिखेगा। लोकोमोटिव वाली ट्रेन भी होती हैं, लेकिन इंडिया में जैसे आज भी हम उन्हें ही मैक्सिमम यूज करते हैं वैसे इस्तेमाल वो नहीं होती जापान के अंदर। और अगर बात करें दूसरी फैसिलिटीज जैसे फूड यानी कि खाने की, तो जापान में जनरली आपको टिफिन बॉक्स का कल्चर ज्यादा देखने को मिलेगा। यानी वहां पर एक स्टेशन से टिफिन बॉक्स लिया जा सकता है जिसे ट्रेन में लोग खा लेते हैं, जबकि इंडिया के अंदर आपको रेलवे स्टेशन पे लाइव कुकिंग काउंटर दिख जाता है जहाँ एक बंदा समोसा बना रहा है, एक पराठे बना रहा है। तो इससे खाना तो खैर आपको स्टेशन पे मिल जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा हाइजीनिक और हेल्दी नहीं होता है इंडिया में खासकर। लेकिन खैर टिफिन बॉक्स का कल्चर तो इंडिया में भी है, लेकिन टिफिन लेने के बजाय इंडियन घर से ही पैक करके ले जाते हैं। लेकिन रेलवे में भी टिफिन और खाना अलग से कुछ स्टार्टअप्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड तो नहीं है तो मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा, लेकिन आपको पता होगा कि ऐसी एप्स आज के समय में अवेलेबल है इंडियन रेलवेज के लिए जहां से खाना आप रेलवे के अंदर मंगवा सकते हैं। और शायद अब रेलवे ने भी खाना देना वापस शुरू कर दिया है, क्योंकि बीच में कोरोना की वजह से उन्हें वो सर्विस बंद करनी पड़ी थी। चलिए अभी बात करें अगर लग्जरी ट्रेन की, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ बोलने जैसा है नहीं। इंडिया और जापान दोनों के पास ही लग्जरी ट्रेन है। इंडिया में महाराजा एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील्स, इस तरह की कुछ लग्जरी ट्रेन है। वहीं जापान में शिकीशिमा, ट्वाइलाइट एक्सप्रेस जैसी कुछ लग्जरी ट्रेन अवेलेबल है। लेकिन हाँ, प्राइस लगभग सेम ही है दोनों ही कंट्रीज में लग्जरी ट्रेन के, मतलब लाखों में ही होते हैं। अगर इंडियन रुपीस के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 7 लाख रुपए जापान की शिकीशिमा का ही प्राइस है एक टिकट का, जिसमें वो 3 दिन का टूर कराती है। और ऐसा ही कुछ प्राइस आपको पड़ेगा इंडिया की लग्जरी ट्रेन का भी। तो वैसे तो काफी चीजें हैं जिनमें मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए सीधा फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहा हूं। जो चीजें कंपैरिजन में रह गई हैं, अगर उनमें कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो उसे बाद में किसी और वीडियो में डाल देंगे। तो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में अगर जापान की बात करें तो 10 नए कॉरिडोर्स उन लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए। 4 कॉरिडोर्स में कंप्लीशन 2030 तक पूरा करना है, बाकी के बचे हुए कॉरिडोर्स में 2045 यानी 2045 का कंप्लीशन टारगेट रखा गया है। साथ ही मैं मैग्लेव के बारे में भी बता चुका हूं कि इस पे भी काम इस वक्त हो रहा है। 285 किलोमीटर का टोटल सेक्शन इसमें बनाया जा रहा है और 2027 तक ये पूरा हो जाएगा। मतलब टारगेट तो 2027 का ही है। और अगर भारत की बात की जाए तो बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है हमारे यहाँ। एक कॉरिडोर अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ कॉरिडोर्स को प्रपोज या प्लान किया गया है। सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर्स को भी कंट्री में बढ़ाने को लेकर प्लानिंग हो रही है। मेट्रो सिस्टम का काम चल रहा है काफी स्टेट्स में। रैपिड रेल भी अंडर कंस्ट्रक्शन है दिल्ली मेरठ के बीच, इसे भी आप सेमी हाई स्पीड रेल का ही प्रोजेक्ट कह सकते हो। हाइड्रोजन ट्रेन फ्यूचर में रेलवे में शामिल की जाएंगी। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन भी फ्यूचर में कंप्लीट करना है। साथ ही 2030 तक कार्बन एमिशन रेलवे से बिल्कुल जीरो कर रहा है, यानी इंडियन रेलवेज को ग्रीन रेलवेज बनाना है पूरी तरह से। तो ये कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें इस वक्त या तो काम हो रहा है या फिर इनकी प्लानिंग चल रही है दोनों ही कंट्रीज में। इस वीडियो में जितनी चीजें मैं थोड़ी बहुत इंक्लूड कर सकता था वो मैंने इंक्लूड कर दिया है। बाकी बची चीजें जैसे पैसेंजर काउंट, मेट्रो सिस्टम वगैरह का कंपैरिजन अगर जरूरत लगी तो फ्यूचर में जरूर करेंगे। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।